नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की डिप्लोमेसी के बारे में। भारत की जो आज की डिप्लोमेसी है ये कैसे इवॉल्व हुई है, किन किन चीज़ों में चेंजेस आए हैं, उन सब के भी ये बारे में बात करेंगे। पर ये मैं पहले बता दूं कि भारत का ये जो डिप्लोमेसी है ये काफ़ी पुराना है। अगर कहें तो प्राचीन भारत यानी एंसेंट इंडिया, उस समय भी हमारा भारत, उसका भी डिप्लोमेसी दूसरे स्टेट से था, जिसमें हमें चाणक्य के अर्थशास्त्र से भी मिलता है। उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो भारत एक सभ्यता था, बट ये नेशन स्टेट नहीं था, लेकिन सभ्यता था। पर फिर भी डिप्लोमेसी और राजनीति में भी काफ़ी आगे था। कौटिल्य का जो चाणक्य, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, उनके अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने मंडला थ्योरी दी, और उसमें यही सब बातें हुई कि कैसे हमारा जो इमीडिएट नेबर है उसके साथ बनेगा नहीं, उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, नेबर्स के नेबर के साथ हमारा बनेगा। यानी आप ऐसा समझिए कि अगर हमारा पाकिस्तान के साथ नहीं बन रहा है तो अफ़गानिस्तान के साथ अच्छा बनेगा, हमारा रसिया के साथ अच्छा बनेगा, चाइना के साथ अच्छा नहीं बन रहा है, हमारा मंगोलिया के साथ अच्छा बनेगा क्योंकि चाइना के साथ हमारा अच्छा नहीं बन रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में, वो काफ़ी पहले ही उन्होंने मंडला थ्योरी दी, उसमें यही सब बातें हुई। उसके बाद की बात करते हैं मौर्य और गुप्ता एम्पायर में। तो इनमें भी हमारा कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक टाइज अच्छे बने। मेसोपोटामिया के साथ हमारा ट्रेड रिलेशन भी हुआ करता था, यहाँ तक कि बुद्धिज़्म के थ्रू हमारा कल्चरल डिप्लोमेसी भी हुआ, और भारत का प्रभाव जो था वो साउथ ईस्ट एशिया तक भी गया। फिर आता है चोला एम्पायर। चोला एम्पायर में भी हम लोगों ने काफ़ी नेवल एक्सपेडिशन किए। हमारी तरफ से राजराज चोला, उनका भी काफ़ी प्रभुत्व जो कह सकते हैं कि समुद्र में देखा गया। तो ये सब चीज़ें हमारा एंशियंट टाइम में हुआ करता था। फिर आता है मेडिवल टाइम। इस समय भी अगर हमारा फॉरेन पॉलिसी कहे तो काफ़ी अच्छे से चला। सल्तनत और मुग़ल का जो रूल था, जिसमें ज़्यादा फोकस किया गया कन्क्वेस्ट, मिलिट्री अलायंस और डिप्लोमेसी, इन सब चीज़ों पे भी बात उस समय हुआ करता था। अकबर ने कहे तो अकबर की जो डिप्लोमेसी थी वो मैरिज अलायंस के थ्रू थी। कुछ ऐसा था कि अकबर किसी स्टेट के साथ या फिर बाहरी स्टेट के साथ उसको मैट्रिमोनियल रिलेशन में उसे ये तब्दील कर देता था। तो ये सब चीज़ें उस समय के टाइम से चली आ रही है। फिर मुग़ल का जो पर्शिया के साथ रिलेशन था वो भी हम लोगों ने पढ़ा है। सेंट्रल एशिया और यूरोप का भी जो रिलेशन था उस समय भी हमारा रिलेशन अच्छे से उनके साथ बनते आया। गिव एंड टेक का रिलेशन था। उन्हें जो चीज़ें ज़रूरत चाहिए, मसाला, वो सब वो डिमांड करते थे। इधर से हमें जो चीज़ चाहिए होती थी वो हम डिमांड करते थे। फिर आता है ब्रिटिश रूल, जो कि लगभग 1700 से 1947 तक चला। भारत की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो ब्रिटिश क्राउन के अंडर थी। इंडिया इस समय अगर बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1 में जो ब्रिटिश के मतलब दबाव के चलते इंडियन सोल्जर्स को लड़ना पड़ा था वर्ल्ड वॉर 1। इंडियन सोल्जर ने ब्रिटिश के लिए वर्ल्ड वॉर 1 में फ़ाइट किया। उसके बाद इंडिया को एज अ पावन कह सकते हैं उसे यूज़ किया गया। और ग्लोबल स्ट्रेटा में कहे तो ब्रिटिश एक तरह से कठपुतली के जैसे इंडिया को यूज़ किया। प्री इंडिपेंडेंस में नेहरू जैसे लीडर हैं, नेहरू जी जैसे हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ग्लोबल पीस और एंटी कॉलोनीज की बातें करती थी। तो ये सब उस समय के टाइम में चलते आ रहा है। अब की बात करें तो 1947 से लेके 91 तक, जो कि हमारा 91 के बाद शिफ्ट अलग देखा गया। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुआ। उसके बाद से हमारा वो जो विदेश नीति है, साथ साथ कहे तो हमारा और भी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो भी सिग्निफिकेंटली काफ़ी चेंज हुआ है। 1947 से 1991 के बीच में हमारे जो फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने ये कहा कि हम ना तो यूएस के साइड पे रहेंगे और ना ही यूएसएसआर के साइड पे रहेंगे। फिर आगे चल के उन्होंने पंचशील चाइना के साथ साइन किया 1954 में, और उसमें ये बातें की कि हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस हमारा रहेगा। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया। पर ये सब चीज़ें कह तो एक तरफ से रखा रह गया। कुछ चीज़ें काम आई जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और जो ये पंचशील था वो आगे चल के आप देखिएगा 1962 में चाइना के साथ जब वार हो गया तो वो लगा जैसे ख़त्म ही। पंचशील एग्रीमेंट को वो एग्रीमेंट टूट ही गया। बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक रहा वो।
फिर 1947 से 48 में कश्मीर वार हुआ पाकिस्तान के साथ हमारा। 1971 में बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, इंडो पाक वॉर फिर से हुआ और इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पावर दिखाई, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया। आगे चल के फिर हम लोगों ने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा हम लोगों ने नाम दिया। ये सब सारी चीज़ें हो रही थी और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस भी मिली, इनसे कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा फॉरेन पॉलिसी में कुछ चेंजेस की ज़रूरत थी। 1991 में क्या हुआ था कि ग्लोबलाइजेशन और प्रैग्मेटिज्म ये सब चल के आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर उस समय थे, ये सब चीज़ें तो हुई, पर आइडियोलॉजिकल से ज़्यादा प्रैग्मेटिक और ट्रेड बेस्ड ये फॉरेन पॉलिसी बन गई। इसमें हम लोगों ने ज़्यादातर ट्रेड की बातें की। हम लोग अपने दरवाजे बाहर के जो लोग हैं उनके लिए खोल दिया कि आओ यहाँ पे इंडिया में ट्रेड करो, इंडिया को जो चीज़ की ज़रूरत है वो हमें बना के दो यहीं पे। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए उस समय हुआ। फिर से कुछ मेजर स्टेप लिए गए, जिसमें लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च किया गया। ठीक है, 1998 में पीएम वाजपेयी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और इस बार काफ़ी बड़ा ये न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। इंडिया ने अपने स्ट्रेटजिक स्टैंड को दिखाया इसमें। फिर हमारा जो रिलेशन था यूएस, इज़राइल और आसियान के साथ, वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ, अच्छा हुआ। बल्कि इज़राइल के साथ तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा रिलेशन बन चुका है। आज का भारत कहे तो मोदी एरा 2014 से अब तक, सबसे पहला तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसमें आसियान और उसके ईस्ट एशिया के साथ जो हमारा टाई है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। दूसरा है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भारत सभी को इक्वल ट्रीट करता है। पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशन कुछ ऐसा बन जाता है कि पाकिस्तान को हमें छोड़ना पड़ जाता है, और कहे तो पूरी तरह से हम छोड़ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी जैसी कोई चीज़ होती है, इंडिया में वीज़ा अप्लाई होता है तो उसे वो मिल जाता है। तो इस तरह से हमारा कह दो एक सॉफ्ट जो पावर है उससे भी यूज़ करते हैं, एक टाई बनता है, ह्यूमनिज़म का एक टाई बनता है। तो वो सब तो इंडिया कर रहा है और ठीक है। विश्व गुरु जो विज़न है हमारा, भारत को एक कल्चरल और स्पिरिचुअल लीडर बनना है, इस और भी हमारा कंट्री आगे बढ़ रहा है। अब वो कैसा आगे जाएगा ये तो हमारे लीडर्स पे डिपेंड करता है। मोदी जी अपने आप को बार बार विश्व गुरु के स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहते हैं, योग की बातें करते हैं, तो ये सब चीज़ें तो चलती आ रही हैं। स्ट्रेटेजिक अगर बात करें तो एटोनॉमी जो हमारा यूएस के साथ है, रसिया के साथ है, इज़राइल, ये सारे कंट्री के साथ है, वो हम लोगों ने काफ़ी बैलेंस करके, मतलब एक तरह से बैलेंस बना के चल रहे हैं। आपने हाल ही में देखा होगा कि रसिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है उसमें वेस्ट प्लस यूएस का कहना है कि रसिया को क्रिटिसाइज़ करो, भारत नहीं किया। इज़राइल और हमास के जो लड़ाई है, फ़लस्तीन का जो मुद्दा है, उसमें भी हम लोगों ने इज़राइल के ना अगेंस्ट में कहे तो ना फेवर में हम लोगों ने कभी खड़ा रहा। हमने इक्वल बराबर हमें फ़लस्तीन को भी माना, इज़राइल को भी माना। इज़राइल के साथ हमारा रिलेशन कुछ ऐसा है कि हमें कुछ जो आर्म्स एम्यूनिशन जो चाहिए होते हैं वो इज़राइल से मिल जाता है। तो इस तरह का हम लोगों ने बैलेंस बना के चला है। फ़लस्तीन को हमने कहे तो जब उन्हें मेडिकल इमरजेंसी कोविड के टाइम में था, उस समय हम लोगों ने अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी कहे तो फ़लस्तीन को पहुंचाया, और भी बहुत सारे कंट्री को पहुंचाया। ये सब चीज़ें हम लोगों ने किया। डायस्पोरा जो हमारा है, जिसमें डिप्लोमेसी की बात करें तो हमारा डायस्पोरा काफ़ी बड़ा है, कहे तो वर्ल्ड में सबसे मतलब तगड़ा है। वो इसलिए कि इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है, डायस्पोरा उससे पूरा अच्छे से मेंटेन करता है। हमारे जो लोग हैं वो वर्ल्ड के हर एक कोने में हैं, हर लोग अपनी सर्विसेज वहाँ दे रहे हैं। ओवरसीज़ इंडिया को भारत का एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ हुई, चल रही है। ठीक है, रिसेंट की बात करें तो जो हमने क्वाड ज्वाइन कर रखा है, जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साथ साथ इंडिया भी है, उसके साथ साथ 4 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ये क्वाड कितना असरदार है कितना नहीं, ये तो टाइम बीतने के बाद पता चलेगा। कभी लगता है क्वाड अच्छे से काम कर रहा है, जब चाइना को टैकल करना रहता है तो पता चलता है चाइना के साथ जब टैकल करना है तो इंडिया का वैल्यू बढ़ जाता है, और क्वाड को लगता है कि हाँ ये काम सही कर रहा है। पर जिस समय लगता है कि नहीं, इंडिया थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा है,
तो फिर इंडिया का कार्ड भी उन लोगों ने खोज रखा है। ऐसी ऐसी चीज़ें वेस्ट और यूएस का चलते आया है। वैक्सीन डिप्लोमेसी भी जो हमारा है, कोविड के टाइम में हम लोगों ने बहुत सारे देशों को वैक्सीन पहुंचाया, ये सब चीज़ हम लोगों ने किया है। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। चाइना के साथ हमारा असर्टिव इंस्टेंस है। गलवान क्लैश हुआ, उसके बाद जो भारत का स्ट्रॉन्ग रिस्पांस था, उसके बाद चाइना के साथ हमारा रिलेशन वैसा हो नहीं पाया है, या तो कहें कि हमारा रिलेशन वैसा हटते जा रहा है चाइना के साथ। तो ये सब चीज़ें तो हुई। अब यहाँ पे ये देखना है कि इंडिया अपने स्टैंड को कैसे मेंटेन करता है। अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट में अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प बन चुके हैं। उन्होंने ट्रेड कह के सारे वर्ल्ड के कंट्रीज़ को धमका के डरा के रखा हुआ है। रसिया की बात करें तो रसिया यूक्रेन के साथ वॉर में लगभग 2.5 साल हो गए हैं, तब से वो जूझ रहा है, 2.5-3 साल हो गए। इधर चाइना के साथ साथ जो हमारा रिलेशन है वो प्रोग्रेसिव होते दिख नहीं रहा है। यहाँ तक कि चाइना पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है और काफ़ी बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहा है। हाल ही में जो हमारा पाकिस्तान के साथ साथ 3-4 दिन का जो स्टैंड रहा, जिसमें एक तरह से छोटा वार हो गया, उसमें भी चाइना को देखा गया कि वो पाकिस्तान के साथ शोल्डर टू शोल्डर मिला के खड़ा था। तो ये सब चीज़ें हो रही है और हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस सब के बीच में कैसा रह गया है या क्या कर रहा है। मालदीव के साथ साथ जो हमारा कंसर्न है, कुछ दिन पहले ही मालदीव के साथ हमारा जो एक टूरिज़्म की जो बात आई थी, मालदीव का कहना था कि आपकी फोर्सेस को हमारे कंट्री में नहीं होना चाहिए। बात विवाद चला, फिर इंडिया ने अपने फोर्सेस को हटा लिया। उसके बाद फिर मालदीव को कभी ज़रूरत पड़ा तो इंडिया ने फिर बढ़ चढ़ के हेल्प किया। तो मालदीव के साथ हमारे रिलेशन अभी कह सकते हैं कि उतना ख़राब नहीं रहा है। अफ़गानिस्तान के साथ क्या है कि अफ़गानिस्तान में रिजीम चेंज हुआ है और वहाँ पे तालिबान आ चुका है। तालिबान के साथ साथ हमने अफ़गानिस्तान के साथ वो जो रिलेशन मेंटेन करना था वो हम लोगों ने बंद कर दिया था। अब जाके इंडिया पाकिस्तान के साथ जो छोटा सा वॉर हो गया है, उसके बाद तालिबान के साथ हम लोगों ने अपना फिर से बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। म्यांमार के साथ हमारा वैसा कोई अभी तक रिलेशन ख़राब हुआ नहीं है। छोटी मोटी नोकझोंक होती है तो वो नॉर्थ ईस्ट तक ही रह जाती है, वैसा कोई बड़ा बात नहीं है। बांग्लादेश के साथ साथ क्या हुआ है कि बांग्लादेश के साथ जो रिलेशन है वो शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में एक ऐसा गवर्नमेंट, वहाँ पे अभी तो सबसे पहले कोई गवर्नमेंट पब्लिकली चूज़ किया हुआ नहीं है, वो बिठाया हुआ गवर्नमेंट है और वो जो फैसले ले रहा है वो इंडिया के हक़ में नहीं है। इंडिया को ये सोचना पड़ेगा कि बांग्लादेश जो हमारा कभी अच्छा दोस्त हुआ करता था, उसके साथ हमारे इतने अच्छे रिलेशन थे, उनका अगर ख़राब हो रहा है तो इससे सुधारने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए। बांग्लादेश का स्टैंस जो है वो एंटी इंडिया रह रहा है। वो जाके चाइना को, यूएस को अपने यहाँ लेके आने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब चीज़ें बांग्लादेश जो कर रहा है, इसके साथ हमें कैसे डील करना है, इंडिया को ये सोचना पड़ेगा। नेपाल के साथ साथ जो हमारा रिलेशन है वो कहा जाता है कि बेटी रोटी का रिलेशन है, तो ये नेपाल के साथ साथ बीच में कभी ख़राब हुआ था, पर अब ऐसा अभी कोई दिक्कत है नहीं। नेपाल के साथ रिलेशन सही चल रहा है। श्रीलंका के साथ साथ भी हमारा रिलेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है। श्रीलंका के साथ भी कोई दिक्कत अभी नहीं है। श्रीलंका को भी जब उसके ख़राब टाइम में जब चैलेंजेस हुए थे तो इंडिया ने काफ़ी बढ़ चढ़ के उसे सपोर्ट किया। डेप्ट जो काफ़ी बढ़ चुका था श्रीलंका के ऊपर चाइना का, उसे वो कम करने में इंडिया हेल्प कर रहा है। तो ये सब चीज़ें इंडिया कर रहा है। पर इंडिया का जो स्टैंस है वो कहा जाता है कि जो नेबर्स हैं वो बिग ब्रदर नहीं, वो कुछ और ही है। बड़े भाई का वो कहते हैं कि बड़े भाई का इंडिया जो कर रहा है वो बड़े भाई का रोल अदा नहीं कर रहा है, वो कुछ और ही है जो लगता है कि डरा के धमका के ऐसा। पर ऐसा सारे कंट्रीज़ के साथ है नहीं। इंडिया का जहाँ अपना इंटरेस्ट उससे लगेगा कि ये हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है, वहाँ तो वो बढ़ेगा ही और स्ट्रांगली बढ़ेगा। अगर चाइना एज अ थ्रेट किसी कंट्री के साथ जुड़ रहा है तो इंडिया उसके अगेंस्ट में खड़ा होगा। चाइना ने जो पॉलिसी अपनाया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, कहते हैं ना कि चाइना एक पॉलिसी लेके आया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, उसके अगेंस्ट में इंडिया भी अपना एक पॉलिसी लेके आया नेकलेस ऑफ डायमंड, जिसमें इंडिया ने अपने रिलेशन को काफ़ी अच्छे से मतलब इवॉल्व किया है। वो कहें तो ओमान में हम लोगों ने जैसे पोर्ट्स में हमारा जो कंट्रीब्यूशन रहा, चाहे बाहर पोर्ट्स में जो हमारा कंट्रीब्यूशन रहा, मंगोलिया के जापान के साथ साथ जो हमारा रिलेशन रहा, वियतनाम के साथ रहा है, फिर सिंगापुर के साथ जो रहा है,
इंडोनेशिया के साथ जो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम लोग भी कर रहे हैं चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अगेंस्ट नेकलेस ऑफ डायमंड जो हमारा है। पर हमारा जो नेकलेस ऑफ डायमंड है वो चाइना का एग्रेसिव है। वो सीपैक के जरिए जो अपना जो जाल बिछा रहा है, जिस कंट्री को जिस कंट्री को डेप्थ डिप्लोमेसी में फंसा के, तो उसका जो सीपैक का जो रोल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है, वो काफ़ी मजबूत दिखता है। वहीं हमारा जो नेकलेस ऑफ डायमंड जो स्ट्रेटजी है वो हम लोगों ने स्टार्ट तो किया है, पर वो इतना एग्रेसिव नहीं दिखता है। उसके लिए इंडिया को कुछ सोचना पड़ेगा। उससे पहले अभी जो पाकिस्तान के साथ छोटा सा एक जो लड़ाई हो गया है, स्टैंड ऑफ, पाकिस्तान सबसे पहले तो अपने यहाँ से जो आतंकवादी हमारी तरफ भेजता है, जिसके चलते यहाँ पे मासूम और बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, पाकिस्तान को सबसे पहले ये बंद करना होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो उसे अपने घर में भी झेलना पड़ेगा। वो चाहे तो टीटीपी कह लें या तो बलोच लिबरेशन जो आर्मी उनका है, वो उन्हें अच्छे से सबक सिखाएगी। तो पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि अगर नेबर्स के साथ अगर रहना है तो आपस में जो दिक्कत है उसे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान इन सब चीज़ों से बाज नहीं आएगा। वो उसकी जो गवर्नमेंट है वो अलग जाती है और उसके जो ISI जिसकी जो आर्मी है वो अलग जाते हैं। अब ये इंडिया को सोचना होगा कि इंडिया कैसे डील करेगा यूनाइटेड स्टेट के साथ, क्योंकि ट्रम्प के आने के बाद वो ट्रेड पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। उसने बार बार ये बात की कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई थे सीज़ फायर उन्होंने करवा दिया है। इंडिया कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान पहले से थैंक यू बोल चुका है डोनाल्ड ट्रम्प को। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान US की गोद में बैठ गया है। US जो IMF के थ्रू लोन प्रोवाइड करवा रहा पाकिस्तान को, और भी कई जो बैंक्स हैं वो भी लोन दे रही है। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान फेवरेट बन चुका है अभी US का। पर US को भी मालूम है कि ज़्यादा फेवरेटिज़म हमें करना है नहीं, वो आज नहीं तो कल वो फिर से लाइन पे आ ही जाएगा। यहाँ बात यह है कि हमारा जो इमीडिएट थ्रेट है वो पाकिस्तान नहीं, वो है चाइना। चाइना को कैसे टैकल करना है। मोदी जी ने पिछली बार ही कहा था कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, हमें चाइना पे निर्भर नहीं रहना है। पर ये कहने से सिर्फ नहीं होगा, ये कहने से सिर्फ नहीं होगा। हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ते जा रहा है, इसका भी ख्याल उनको रखना पड़ेगा कि ये पॉपुलेशन को जो है वो कहते हैं, एक वर्ड कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड ये डिजास्टर में ना बदले, इससे पहले आपको कुछ एक्शन लेने होंगे। स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम को एग्रेसिवली हमें अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जो लोग हैं उनको बाहर भागना ना पड़े, डंकी रूट इस्तेमाल ना करके दूसरे कंट्रीज़ में भागना ना पड़े, इसके लिए इंडिया को ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो देखते हैं आगे अभी क्या होता है, और कुछ अगर मेजर डेवलपमेंट हुआ तो मिलेंगे फिर इसी चैनल पे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।